नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रुचिका सैनी, आपकी व्यवसायिक अध्ययन की अध्यापिका। और आज हम कक्षा 12 का अध्याय 1 का अन्य भाग जो कि है प्रबंध के उद्देश्य। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। हमने जाना था पहले कि प्रबंध के लिए एक उद्देश्य होता है जो कि उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और वो जितने भी कार्य करता है, जितने भी संसाधनों का प्रयोग करता है, वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि जो कर्मचारी अपने व्यक्तिगत उद्देश्य लेकर आते हैं और उन व्यक्तिगत उद्देश्यों को सामूहिक उद्देश्यों में परिवर्तित करने का कार्य भी किसका होता है? हमारे प्रबंध का होता है। उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। उन्हें व्यवसाय के मूल प्रयोजन से प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता के साथ पाना होता है। उद्देश्यों को संगठन। अब देखिए यहाँ पे उद्देश्यों के आपके प्रकार दिए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके निबंधात्मक प्रश्न के लिए। तो प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिए कि निबंधात्मक इम्पोर्टेंट है। उद्देश्यों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? किसके? प्रबंध के उद्देश्यों को। तो यहाँ पे पहला उद्देश्य है आपका संगठनात्मक उद्देश्य, यानी संगठन के अंदर होने वाले उद्देश्य। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, जो समाज को लेकर बनाए गए उद्देश्य हैं। प्रबंध के अंदर उसे सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। इसके साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी जो कर्मचारी कार्य करते हैं, प्रबंधक कार्य करते हैं, उनके अपने स्वयं के भी तो उद्देश्य होंगे। तो ऐसे उद्देश्यों को हम व्यक्तिगत उद्देश्य कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन उद्देश्यों को समझते जाते हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्यों में प्रबंध संगठन के लिए उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसे सभी प्रकार या सभी क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है तथा सभी हितधारियों जो आपके संगठन से संबंधित जितने भी हितधारी हैं जिन्हें फायदा होता है, जैसे आपके अंशधारी, आपके कर्मचारी, आपके ग्राहक और आपकी सरकार आदि के हितों को ध्यान में भी रखना होता है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के किसके मानव के और भौतिक संसाधनों के अधिक से अधिक संभव प्रयोग होकर लाभ के लिए उपयोग में लाना, यानी इनका इतना उपयोग कीजिए कि आप अधिक लाभ प्राप्त कर सके, जिसका तात्पर्य व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना है। ये उद्देश्य है अपने आप को जीवित रखना, यानी अपने आप को कौन जीवित रखेगा? यहाँ पे जो संगठन है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इतना लाभ तो प्राप्त कर सके, अधिकतम मतलब जो आपके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, कुशलता पूर्वक उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करे और न्यूनतम लागत यानी कम से कम लागत लगाए, ताकि आपका जो संगठन है वो जीवित रह सके। दूसरा लाभ अर्जित करता रहे और लाभ अर्जित करने के साथ साथ ही वो संगठन अपना विकास और विस्तार करता रहे, यानी कि आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ साथ इनको जो संगठन के उद्देश्य का है उनको एक एक करके हम यहाँ समझ लेते हैं। इसी में आपका पहला उद्देश्य था जीवित रहना। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संगठनिक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका एम है उन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले संगठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भैया पहले तो संगठन जीवित ही रह जाए, हमने इतना पैसा लगाया तो हमारी दुकानदारी चल जाए। किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमारी दुकान बनी रहे, क्योंकि हमने इतना पैसा लगाया, ये हमारा सपना है कि हम दुकान को चलाएं, हम व्यवसाय को करें। तो सबसे पहला कार्य ही इसका है जीवित रहना, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना। प्रबंधन को संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए जिससे कि लागतों को पूरा किया जा सके। जी हाँ, आप सोच के देखो, अगर आपकी दुकान में आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, आपकी लागत ज्यादा आ रही है और आपके लाभ कम हो रहे हैं, तो क्या ये व्यवसाय जिंदा रहेगा? ये दुकान खुली रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इतना ज्यादा धन कमाना है, लाभ इतना कमाना है कि हमारी लागतें कम हो और हमारा लाभ ज्यादा हो, ताकि हम अपने व्यवसाय का निरंतर क्या करते रहें? विकास करते रहें। दूसरे उद्देश्य है आपका लाभ। व्यवसाय के लिए इसका बने रहना ही पर्याप्त नहीं है, सिर्फ हमको लाभ ही मिल जाए इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। प्रबंधन को ये सुनिश्चित करना होता है कि संगठन लाभ कमाए। लाभ उद्यम के निरंतर सफल परिचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का कार्य करता है। और यदि लाभ प्राप्त करना ही नहीं है कि भैया अब सिर्फ हमने लाभ प्राप्त कर लिया, लाभ भी कैसा होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। अगर हम निरंतर रूप से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो किसका घोतक है कि हम निरंतर प्रबंध का, हमारे संगठन का सफल परिचालन यानी उसे बहुत ढंग से चला रहे हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा लाभ हमें, यानी कि एक प्रबंधक को, एक संगठन को प्रोत्साहन देता है। मैम आप प्रबंधन और संगठन साथ साथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संगठन कहाँ होता है? आपका जो संगठन होगा, जाहिर सी बात है
वहाँ पे व्यवसायी आपके जो कर्मचारी उनका समूह होगा और उस संगठन में ही क्या चलता है, प्रबंधन चलता है। प्रबंधन कौन करता है? प्रबंध करता है। तो यहाँ पे मैं प्रबंधन और संगठन दोनों शब्दों का प्रयोग करूंगी। इसी के साथ में लाभ व्यवसाय की लागत एवं जोखिमों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। जी हाँ, अब लाभ कमाना क्यों चाहिए? क्योंकि पहली बात तो हम अपने लागतों को और जो हमें जोखिम यानी कि हानियां होगी उसकी भी हम भरपाई कर लें। इसी के साथ में तीसरा उद्देश्य हमारा बढ़ोतरी। यहाँ संगठन का तीसरा उद्देश्य है, पहले तो जीवित रह लो, फिर लाभ कमा लो और अब और लालची हो गए हो तो हमारे इस संगठन की लगातार बढ़ोतरी भी कर लो, यानी अब हम चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे। दीर्घ अवधि में भी अपनी संभावना में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए व्यवसाय को बढ़ना बहुत महत्व रखता है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंधन को संगठन विकास की संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यवसाय के विकास को विक्रय, आवृत, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या फिर उत्पादों की संख्या या पूंजी के निवेश में वृद्धि आदि के रूप में मापा जाता है। अब हम कैसे कहेंगे कि हमारे व्यवसाय का विकास हो गया? हम उसका मेजरमेंट थोड़ी ना ले सकते, लंबाई थोड़ी ना देख सकते हैं कि भैया कितना बड़ा हो गया, कितना बॉर्नविटा इसने पिया है। हम अपने व्यवसाय के विकास को जानने के लिए इसके विक्रय आवृत्त यानी कितनी ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो रही है, चीजें बिक रही है। दूसरा, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। हमारे संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में अगर वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है हमारा ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है। और फिर उत्पादों की संख्या या फिर उत्पादों की संख्या को देखेंगे कि भैया उत्पादों की संख्या बढ़ रही है तो हाँ सही बात है, हमारी बढ़ोतरी हो रही है व्यवसाय की। इसी के साथ साथ में पूंजी के निवेश, हमारी और ज्यादा पूंजी लग रही है, यानी कि लागत बढ़ रही है, पूंजी लग रही है क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि कर्मचारी बढ़ रहे हैं, कर्मचारी बढ़ रहे हैं क्योंकि उत्पादों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ सब क्या कह रहे हैं कि हमारे व्यवसाय का क्या हो रहा है, कुल मिला के हमारे व्यवसाय का यहाँ पे विकास हो रहा है। इसी के साथ में देखिए, दूसरा उद्देश्य हमने पढ़ा था सामाजिक उद्देश्य। भैया यहाँ पे जो प्रबंध का उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य भी है। समाज के लिए लाभों की रचना करना है। संगठन चाहे आपका व्यवसायिक हो, पैसा कमाने के लिए हो या फिर गैर व्यवसायिक हो, सेवा करने के लिए हो, समाज के अंग के होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्व को तो पूरा करना ही होगा। इसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना इसमें सम्मिलित है। अब हम यहाँ पे क्या समाज को क्या देंगे, समाज के लिए हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो सबसे पहले एक संगठन का उद्देश्य होना चाहिए कि उत्पादन के पर्यावरण पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, यानी आप जो उत्पादन कर रहे हैं उसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरा, जो समाज के वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग यानी कि जिन्हें सारी कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई है या प्राप्त भी हुई है तो कम प्राप्त हुई है, ऐसे वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर देना एवं विद्यालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं यानी विद्यालय खोलना या फिर स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना, ये से सामाजिक उद्देश्य होना चाहिए एक संगठन का। और इन उद्देश्यों को पूरा करने पे ही वो समाज में अपनी इज्जत कायम रख पाएगा और सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करके ही वो लाभ में बढ़ोतरी कर पाएगा। आगे बॉक्स में एक निगमित सामाजिक दायित्व हमारा कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य है। बिल्कुल आसान है, कर्मचारियों को लेकर हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए भाई? संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अब हमारे संगठन में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनका व्यक्तित्व अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, पृष्ठभूमि यानी उनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, अनुभव उनको अलग अलग एक्सपीरियंस है और साथ ही उनके उद्देश्य अलग है। कोई पैसे कमाने आया, कोई टाइम पास करने आया, हो सकता है कोई कैसे आया, तो यानी कि उद्देश्य अलग अलग है। ये सभी अपनी विविध आवश्यकताओं को संतुष्टि हेतु संगठन का अंग बनते हैं। ये प्रतियोगी वेतन एवं अन्य लाभ जैसी वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में भी अलग अलग होती है। हम कहने का मतलब है इन्हें सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी ना हो, इसके अलावा ये जिन लोगों के साथ में जिस स्टाफ में काम कर रहे हैं उनकी सामाजिक आवश्यकताओं भी पूरी हो। मतलब आपका जो कर्मचारी है वो एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करें और दूसरा व्यक्तिगत बढ़ोतरी भी हो, इनके जीवन स्तर में भी सुधार हो और यहाँ तक कि इनका विकास हो, यानी कि इनका प्रमोशन की भी संभावना आप इन्हें दीजिए। जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग होती है। प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना होता है। जी हाँ, अब यहाँ देखिए, प्रबंध को संगठन में क्या करना होता है? जितने भी कर्मचारी विभिन्न प्रकार के, इनके अपने अपने जो पर्सनल एम्स है, व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, उन सबको किसमें डाल देना? संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिला देना और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ताकि इन कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्य भी प्राप्त कर लिए। तो प्रबंधन के उद्देश्य बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।